नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं और इस वक्त हम खड़े हैं लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले बिहार विधानसभा में। इसी बिहार विधानसभा में आना है 4 लोगों को, 4 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज। इन 4 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं एनडीए की ओर से, इंडिया की ओर से। कमोवेश आधा से ज़्यादा जगह पर अब नॉमिनेशन भी पूरा हो चुका है। क्या लगता है, अभी से देख के क्या लग रहा है? आप तो प्रत्याशी सामने आ गए हैं, चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। चारों सीट की हम बात करेंगे साहब से। देखिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। जी। इस 4 सीट की जो बातें आपने की और 23 को नतीजे आएंगे। जी। इस 4 में 3 सीट है महागठबंधन की, 1 सीट है एनडीए की। स्वाभाविक रूप से जो महागठबंधन की सीट 3 है, तो ये चुनाव में महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है। और सत्तारूढ़ दल एनडीए कोई 1 सीट है और 3 सीट लड़ना है महागठबंधन से, तो उसके सामने एक कठिन चुनौती है। ये ऐसी चुनौती है कि इसी के बाद नवंबर 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 1 साल पहले ये चुनाव। हाँ, ठीक 1 साल पहले चुनाव हो रहा है। तो ये उस चुनाव के दृष्टि से करेंगे, तो इसको आप सेमीफाइनल कहिए, क्वार्टर फाइनल कहिए, जिस रूप में आपको देखना है। तो ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है कि 3 सीट महागठबंधन की है। तीनों सीट, ये चारों सीटें ऐसी हैं जहाँ विधायक एमपी हो गए। मतलब महागठबंधन के 3 विधायक एमपी हो गए हैं और एक जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री, हाँ, वो हो गए हैं, इसलिए उनकी सीट खाली हुई। तो इस समझा जा सकता है कि चुनाव विपक्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि अपनी सीट बरकरार रखना, कब्जा बरकरार रखना, ये चुनौती है। उसमें से भी अब एक आ गए हैं प्रशांत हाँ, किशोर। यही कहने जा रहे थे आपसे। अब इस 4 सीट में, चारों सीट के लिए प्रशांत किशोर एक नए खिलाड़ी के रूप में मैदान में आ गए हैं। तो चारों सीट के लिए वो दावेदार हैं। राजद 3 सीट के लिए लड़ रहा है और जदयू, बीजेपी, हाँ, बीजेपी 2 सीट के लिए लड़ रही है। बाकी सारी पार्टियां, इसके बाद एआईएम भी 2 सीट के लिए लड़ रही है। तो कुल मिला कर समझा जा सकता है कि इस चुनाव में सभी दलों ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है। एक एक सीट की चर्चा मैं करूं तो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि हमारे व्यूवर्स के लिए ज़्यादा सरल समझना होगा। अब तो मतदान में तय करना है मतदाता को। प्रत्याशी तो आ चुके हैं। हाँ, आ चुके कि किसको कबूल करेगा। मैं पहले रामगढ़ से शुरू करता हूँ कि रामगढ़ की वो सीट है जहाँ से जगतानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कभी वो एमएलए हुआ करते थे, मंत्री हुए और वहीं से वो बक्सर के एमपी हुए थे, तो सीट खाली की थी। तो अपनी जगह उन्होंने अपने बेटे सुधाकर सिंह को एमएलए बनाया। अब वही लोगों ने कबूल कर लिया सुधाकर सिंह को भी। अब सुधाकर सिंह भी एमपी हो गए, वो भी मंत्री बने, बिहार के कृषि मंत्री थे। अब उन्होंने सीट खाली की है, तो अब फिर जगतानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब यही तय होना है कि परिवारवाद जिस रामगढ़ पर अभी है हावी, वहाँ अब अजीत को कबूल लोग करेंगे कि नहीं। पहले तो 2020 में अगर हमने देखा था, बीएसपी भी चुनाव लड़ी थी। बीच की बात तो ठीक है, बीच लड़ी थी। एक बार चुनाव में तो जगतानंद सिंह पूरे अपने बेटे के खिलाफ भी प्रचार में थे। लेकिन आज जो परिस्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। अब इसी परिवारवाद पर चोट करने के लिए प्रशांत किशोर ने ठानी है और प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि इस बार राजद का कैंडिडेट वहाँ तीसरे चौथे स्थान पर होगा। और प्रशांत किशोर ने तो चुनौती दे दी तेजस्वी को, वो खुद भी लड़ के दिखाते हैं और वो मानते हैं कि इस बार जगतानंद सिंह को उनके घर में हराएंगे। प्रशांत किशोर ने इस बार वहाँ से जो कैंडिडेट दिया, वो वहाँ तो उनका कैंडिडेट है ही, सेना के सेनाध्यक्ष रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को दिया था। अब वहाँ ये नहीं, वहाँ रामगढ़ की बात मैं कर रहा हूँ। रामगढ़ से वहाँ एक सुनील कुशवाहा को दिया है। अब सुनील कुशवाहा बक्सर से चुनाव लड़ चुके थे पार्लियामेंट का 2019। कुशवाहा जाति देखिए, और बीजेपी के कैंडिडेट हैं अशोक सिंह जो एक एमएलए हैं। और वहाँ जो आपने बात की कि एक यादव एमएलए भी वहाँ रह चुके हैं, अंबिका यादव। तो अंबिका यादव के भतीजा हैं इस बार बसपा के कैंडिडेट पिंटू यादव। तब तो ये 3 जाति वहाँ है कि अब लालू यादव के लिए भी प्रतिष्ठा की बात है कि वहाँ का यादव किसको गले लगाते हैं। वो राजद के कैंडिडेट हैं उसको लगाते हैं कि वहाँ वो अंबिका यादव के जो भतीजे हैं बसपा का कैंडिडेट है। देखिए उस इलाके में बसपा का भी प्रभाव है। यूपी के समीपवर्ती जो ज़िले हैं वहाँ बसपा भी जीतती रही है। तो अभी 4 कैंडिडेट है वहाँ। एक कुशवाहा जाति का, 2 ठाकुर
अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है। आप पिछले चुनाव का जरा नतीजा भी देख लीजिए, बहुत मामूली अंतर से हार जीत हुई थी। 188-89 वोट। यही मैं कह रहा हूँ। 188 तो जिस क्षेत्र में राजद की जीत इतनी कम मार्जिन से हुई है, माने प्रतिष्ठा बची थी, तो इस बार तो उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखना वो भी तब जब उस वक्त तेजस्वी लहर चल रहा था 2020 में। कठिन चुनौती है, आपने ठीक कहा। तो इसलिए रामगढ़ पर सबकी निगाह टिकी है। एक तरह से आप कहें कि इस 4 सीट में हॉट सीट हो गई है। तो अब आते हैं जरा हम तरारी सीट पर। तरारी देखिए, तरारी आप जानते हैं कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित भोजपुर का वो इलाका है जहाँ वो वीर कुंवर सिंह की भूमि कहलाती है, और वहाँ से माले के लिए वो स्ट्रांग होल्ड एरिया मानते हैं। वहाँ से सुदामा प्रसाद एमएलए थे, वो अभी जीत कर एमपी हो गए। उन्होंने हराया केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहे राजकुमार सिंह को। अब उनकी जगह राजू यादव, जो लोकसभा के 2019 के चुनाव में माले के कैंडिडेट थे, आरा से 4 लाख से अधिक वोट मिले थे, गठबंधन के कैंडिडेट थे। अब माले वहाँ दबा लाई है, और ये लोकसभा के चुनाव में तो माले की बल्ले बल्ले रही है। न सिर्फ आरा जीती है, बगल की सीट काराकाट भी जीती है। इस बार 3 सीट की लड़ी माले लड़ी है, 2 सीट पर कामयाबी मिली पार्लियामेंट के चुनाव में। कभी आरा भी जीती थी। और वहाँ देख लीजिए, अब बीजेपी की वो सीट थी, बीजेपी को कोई कैंडिडेट सशक्त नहीं था माले के खिलाफ। तो सुनील पांडे जो बाहुबली छवि के हैं, एक्स एमएलए हैं, उनके बेटे विशाल प्रशांत को कैंडिडेट बनाया है। और वहीं जिसको आप कहें जनसुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट बदल दिया चुनाव में जाने के पहले ही। किरण सिंह को हाँ, वहाँ अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा, इसलिए कि एसके सिंह वहाँ वोटर ही नहीं थे। मतलब ये तो बैकफायर कर गया था, पहली ही गोली मिसफायर कर गई। किशोर के लिए ये बड़ी चूक मानी जाएगी। जो चुनाव रणनीतिकार हैं, और उनको बताइए कैंडिडेट तय कर दिया, उन्हें अनाउंस कर दिया, और ये होमवर्क ही नहीं किया कि जिसको हम मैदान में उतारने वाले हैं वहाँ वो चुनाव वोटर ही नहीं है। तो ये सही आपने कहा कि एक तरह से बैकफायर ही हो गया। आइए, प्रशांत किशोर को बड़ा झटका है चुनाव, यही नहीं, अभी तो 1 सीट की और आपसे चर्चा करनी है। 4 सीट के लिए जन स्वराज पार्टी लड़ रही है। आज चुनाव के पहले वो 2 पहलवान, घोषित पहलवान को बदलना पड़ा है। उसमें एक तरारी सीट भी है, और एक बेलागंज की सीट है, मोहम्मद अमजद। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस बार ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उस चुनाव में देखिए 2 अपर कास्ट के लोग लड़ रहे हैं वहाँ, एक भूमिहार हैं और एक राजपूत हैं। तो जो माले की सीट है वहाँ तरारी, उसके लिए तो थोड़ी राह आसान होती दिखती है। लेकिन अब किस उम्मीद से मानते हैं जनसुराज पार्टी की वो इतिहास रचेंगे, इस चुनाव में 4 सीट जीतेंगे, अब यही तय होना है। देखना होगा बेलागंज की बात हम आते हैं। बेलागंज देखिए, बेलागंज में सुरेंद्र यादव की एक अपनी छवि रही है। वहाँ से एमएलए हुए, एमपी हुए, मंत्री भी हुए हैं। इस सीट वो इस बार खाली की, उन्होंने जहानाबाद के एमपी हो गए हैं। वहाँ से उनके बेटे विश्वनाथ लड़ रहे हैं चुनाव। और जदयू ने वहाँ से मनोरमा देवी, एक्स एमएलसी हैं, उनको टिकट दिया है। उनकी भी छवि उस इलाके में बाहुबली है। उनके पति बिंदी यादव की भी छवि वहाँ दबंग थी, और सब कारोबारी हैं। अब वो मनोरमा देवी के कैंडिडेट होने से स्वाभाविक है यादव वोट बटेंगे। अब वहाँ प्रशांत किशोर ने राजद का जो एम्बाई समीकरण है ना, उसमें सेंधमारी के लिए वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है। मोहम्मद अमजद को कैंडिडेट दिया। पहले तो वो खिलाफत हुसैन को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन फिर अभी बदल दिया है। तो वहाँ की जो लड़ाई दिलचस्प है कि यदि राजद के वोट बैंक में सेंधमारी हो जाती है, तब तो सुरेंद्र यादव को अपना किला बचाना कठिन हो जाएगा, चुनौती होगी। हाँ, चुनौती होगी। और मनोरमा देवी को थोड़ा अपर हैंड मिल जाएगा। हाँ, नेचुरल, स्वाभाविक है ना। तो अब यही देखना है कि इस बार के उपचुनाव में, जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा, उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन आज ही किया है। विश्वनाथ यादव ने भी, मनोरमा देवी ने। तो इसलिए अब इस हिसाब से राजद के लिए वो सीट बचाना चुनौती तो है ही। चलिए अंतिम सीट पाते हैं, इमामगंज, जीतनराम मांझी की बहू। इमामगंज की सुरक्षित सीट है। वहाँ से जीतनराम मांझी तो अब हो गए हैं। वहाँ उम्मीद थी कि इसी विधानसभा के अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी को मिल सकता है। उनको टिकट इस बार पार्टी नहीं दी, राजेश मांझी को इस बार राजेश मांझी को दे दिया है। अब 2 मांझी, एक तो जीतनराम मांझी की पुत्र बधू लड़ रही हैं, दीपा मांझी, और वहाँ से सामाजिक समीकरण के हिसाब से जन सुराज ने वहाँ दे दिया है डॉक्टर जितेंद्र पासवान को। तो कुल मिला जुला कर एक लगता है कि प्रशांत किशोर का दावा है कि जीतनराम मांझी जी को उनके हम घर में हराएंगे। जीतनराम मांझी की बहू ने भी आज नॉमिनेशन किया है, काफ़ी भीड़ थी। बिल्कुल। अभी देखिए, अब तो आज तो नॉमिनेशन करेंगे ही, फिर अभी 10 दिन प्रचार भी होंगे। लेकिन कुल मिला जुला कर जो चुनावी परिदृश्य बना है, मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में महागठबंधन को सीट बचाने की तो चुनौती है।
और फिर क्योंकि अगर 4 में से 2 भी अगर एनडीए जीत गई तो एनडीए को अपर हैंड हो गया, स्वाभाविक रूप से, और फिर जन स्वराज रनर और विनर में भी कहीं जगह बना लिया तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। तो एक बड़ी बात हो जाएगी। फिर ये 2025 के बाद जो कर रहे हैं हम लोग कि जो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना है और तेजस्वी को सत्ता में आने से रोकना ही जो जन स्वराज की परिकल्पना है, दावा है कि एक हम काबिलियत को, हालांकि देखिए जो कैंडिडेट बनाया है उन्होंने सुरेंद्र यादव के बेटे के खिलाफ, तो उसकी भी छवि कोई जो कहा करते थे प्रशांत किशोर कि विवाद से रहित होगा, उसकी छवि हो, तो भी तो भाई जदयू के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी छवि कैसी है? वो भी तो विवाद वाली छवि रही है कि प्रशांत किशोर भाई देखिए चुनाव जीतना है ना तो बहुत सारा चीज आज कहते हैं धन बल, बाहुबल और जाति बल। ये सब कहा था कि बाघ के सामने तो बाघी को लड़ाएंगे ना, बाघ के सामने बकरी को तो लड़ाएंगे नहीं। फिर ये बात जो आप कहते हैं कि एक अलग हम लकीर खींचेंगे और बिहार की तस्वीर बदलेंगे तो फिर उसी लीग पर चलनी होगी। बात कहिए ना कि भाई हमको किसी तरह से बाई हुक और बाई क्रुक जीतना है चुनाव। यही तो आज हो गया है कि कैंडिडेट के बारे में उसकी योग्यता कम और ये धन बल, बाहुबल और जाति बल को देखा जाता है। तो सबको तो प्रशांत किशोर ने कम से कम जो कैंडिडेट बदला है इस बार वहाँ, तो उसमें तो ये चीज़ देखने को मिला। आप नहीं कह सकते। हाँ, आपने तराड़ी से यदि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को दिया था तो लोगों ने वाह वाह किया था। हाँ, एक उम्मीद जगाई थी कि बदलाव के प्रति एक अच्छी पहल है। वहाँ तो बैकफायर हो गया। हाँ, बैकफायर और 2 कैंडिडेट बदलने पड़े। फिर जो आपने कैंडिडेट दिया है उस पर भी सवाल है। तो कुल मिला जुला करके अब 13 नवंबर का इंतज़ार कीजिए वोटिंग और फिर 23 नवंबर के नतीजे का इंतज़ार कीजिए। फिलहाल ही तो कहा ही जाएगा कि इस बार के 4 सीट के चुनाव में महागठबंधन के लिए जो 3 सीटें हैं उस पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद इमामगंज को बचा पाते हैं कि नहीं जीतनराम मांझी, ये भी देखना होगा। इससे इंतजार तो 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर फिलहाल अभी क्या हाल है, अरुण पांडे जी थे, उन्होंने विस्तार से बताया है, हर एक पार्टी के उम्मीदवार के बारे में बताया है और मौजूदा स्थिति क्या है आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में बहुत कुछ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम उपचुनाव के तमाम वीडियो से आपको अवगत आगे भी कराते रहेंगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।